हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने जनरल फार्मेसी की यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें यूनिट 1 के अंदर जो हमारा पहला और दूसरा टॉपिक दे रखा है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी और दूसरा हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी का टॉपिक है, ये हमारा बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे फार्मेसी है वो किस तरीके से यहाँ पे, पहली बात तो पूरे वर्ल्ड में भी कैसे इसका ग्रो हुआ, ठीक है, कैसे कैसे इसका उदय हुआ, और स्पेशली इंडिया में कैसे हमारी फार्मेसी की ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। कैसे कैसे हमारी कह सकते हो फार्मेसी के कॉलेजेस वगैरह देखने को मिले। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना, आप लोग को बहुत मजा आएगा। बाकी देखिए, इसकी जो भी नोट्स वगैरह होगी तो वो आप लोग को हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर के सेक्शन में जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं वो वहीं पर आती रहती हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि फार्मेसी वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, जो हमारा फार्मेसी वर्ड है, सबसे पहली बात, ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, उससे हमारा यहाँ पे डिराइव किया गया था। और ये जो हमारा फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे होता है ड्रग या फिर मेडिसिन से। अब देखो, ड्रग और मेडिसिन थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, बट अभी के लिए आप दोनों को ही दवा समझ लो। यानी बेसिकली देखा जाए तो ये जो फार्मेसी वर्ड है, ये वर्ड ही हमारा दवाओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप समझ गए ये वर्ड हमारा कहां से आया, ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से। फार्माकॉन का मतलब क्या है, हमारा ड्रग या फिर मेडिसिन। यानी कि जो फार्मेसी वर्ड है, यही हमारा यहाँ पे दवा से रिलेटेड वर्ड ही है। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरी फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं, दवाओं के साथ डील करते हैं। दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, दवाएं कैसे पेशेंट को दी जाती हैं, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इन सभी चीजों की डीलिंग हम लोग यहाँ पे अपनी फार्मेसी के अंदर करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, इट इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। फार्मेसी क्या है, हमारा एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। जैसे नर्सिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, उसी तरीके से हमारा फार्मेसी भी हमारा क्या होता है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है। डील्स विथ प्रिपरेशन, जहां पे हम लोग क्या क्या करते हैं, देखो हम लोग दवाओं की प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन का मतलब होगा कि दवाओं को किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब है कि दवाओं को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज करी जाती हैं। जैसे एक सिरप बनाते समय हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, एज अ लिक्विड, और उसमें हम लोग यहाँ पे अपनी दवा वगैरह को बना के मिला के हमारा सिरप बनाते हैं। तो फॉर्मुलेशन मतलब कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रिपरेशन मतलब कि कौन कौन सी स्टेप्स यहाँ पे यूज हो रही हैं। डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग का मतलब होता है पेशेंट को दवा देना। बेसिकली डिस्पेंसिंग का मतलब हो सकता है बांटना। तो बांटने का मतलब क्या है कि जब फार्मासिस्ट दवा देता है, और उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कि जो मेडिसिन है उसका प्रॉपर यूज हो। तो ये इन सारी चीजों की डीलिंग कौन करता है, हमारा यही फार्मेसी फील्ड ही तो करता है। भाई फार्मेसी में ही हमारी दवाएं बनाई जाती हैं, हमारी दवाओं की फॉर्मुलेशन होती है, हमारी दवाएं जो है डिस्पेंस करी जाती हैं। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो हमारी दवाएं हैं उनका प्रॉपर यूज हो, यानी उनका यूज सही तरीके से हो, ताकि जो दवा है, ठीक है, वो सेफली हो, ठीक है, वो सेफ तरीके से यूज करी जाए, उनका इफेक्टिव यूज हो, और यहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। तो ये सारी चीजें हमारी फार्मेसी के अंदर आ जाती हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग अपने फार्मासिस्ट को देखें कि जो एक फार्मासिस्ट होता है, बेसिकली जो आप लोग बनने वाले हो, तो एक फार्मासिस्ट क्या होता है। तो देखिए, फार्मासिस्ट इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु इज ट्रेन्ड इन प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन टू इंश्योर देयर सेफ एंड इफेक्टिव। अब देखिए, सिंपल सी बात है, फार्मेसी में हमने जो जो चीजें देखी, ये सारी चीजें करता कौन है भाई, दवाओं की प्रिपरेशन हमारी फार्मेसी में होती है। लेकिन फार्मेसी में दवाओं की प्रिपरेशन करता कौन है, करता हमारा यही फार्मासिस्ट है ना। यानी आप ही लोग दवा को बनाओगे, आप ही लोग दवा की फॉर्मुलेशन देखोगे, दवा को यहाँ पे डिस्पेंस करने का काम भी फार्मासिस्ट का ही होता है। तो अब यही बात है कि हर एक फार्मासिस्ट का सारा काम नहीं होता है। जैसे दवाओं की प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन कहाँ होती है, इंडस्ट्री में होती है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। दवाओं को बांटने का काम कहाँ होता है, हमारे जो मेडिकल शॉप होते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, वहां होता है। तो मतलब अलग अलग जगह पे फार्मासिस्ट के अलग अलग रोल होते हैं। तो इन्हीं रोल्स को हम लोग यहाँ पे अपने फार्मेसी एज अ कैरियर में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे बस बने रहना, सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, वही यही सारा काम होता है हमारे फार्मासिस्ट का, कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल और कौन कौन से लोग होते हैं, हमारे नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्हीं के साथ हमारा फार्मासिस्ट भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, जो कि दवाओं में एक्सपर्ट होता है। उसको दवाओं से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे पता होती हैं और होनी भी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अपने सिंबल ऑफ फार्मेसी की बात करें, तो देखो वैसे फार्मेसी के 2-3 सिंबल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड एक सिंबल हमें फार्मेसी में कह सकते हो माना जाता है, वो हमारा जो है कुछ इस टाइप का होता है। और
ये आप लोग को हमारे चैनल में भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली देखिए, अगर हम लोग इस सिंबल को देखें कि इस सिंबल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को दो चीजें दिख रही हैं। एक आप लोग को ऐसा बॉल सा दिख रहा है ना, थोड़ा सा मतलब एक कटोरा सा दिख रहा है, और इस कटोरे के आसपास यहाँ पे आप लोग को जो है एक सांप दिख रहा है, ठीक है, एक स्नेक ऐसा इसमें लिपटा हुआ सा दिख रहा है। तो इन दोनों चीजों का भी कुछ मतलब होता है, ऐसे ही थोड़ी किसी को सिंबल बना दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बस इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बॉल ऑफ हाइजिया। देखिए, द बॉल ऑफ हाइजिया इज द मोस्ट फेमस सिंबल ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बॉल होता है, तो मतलब ये जो कटोरे जैसा आप लोग को दिख रहा है, इसको हाइजिया की बॉल बोलते हैं। अब हाइजिया क्या है, देखो हाइजिया यहाँ पे एक ग्रीक गॉडेस, मतलब कि ग्रीक में इनको हेल्थ और हाइजीन की गॉडेस माना जाता है। तो इन्हीं का माना जाता है कि ये जो बॉल है, ये हाइजिया का बॉल है। और इस बॉल में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे देखो, इस बॉल के अराउंड में एक स्नेक यहाँ पे क्या होता है, कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड मतलब कि ऐसे इस तरीके से कह सकते हो, बॉल के अराउंड में लिपटा सा होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग फ्रॉम द बॉल। और यहाँ पे ये स्नेक को ऐसा दिखाया जाता है कि ये बॉल से कुछ पी रहा है। तो अब यहाँ पे इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, देखो मतलब ये है कि जो बॉल है, ये हमारा मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है कि इस बॉल में हमारी दवाएं हैं। और ये जो स्नेक है, ये स्नेक यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि इन दवाओं को कह सकते हो ड्रिंक कर रहा है, और ड्रिंक करने से यहाँ पे कह सकते हो ये ठीक हो जा रहा है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। अब यहाँ पे स्नेक को क्यों लिया गया, देखो स्नेक को इसलिए लिया गया क्योंकि देखिए, इन एंशिएंट टाइम द स्नेक वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज बिकॉज इट शेड्स इट्स स्किन एंड रिन्यूज इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए, आप लोग को पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं पता है तो जान लो कि स्नेक जो सांप होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी जो स्किन होती है उसको शेड कर देते हैं। मतलब इसको बेसिकली अगर आप लोग को पता हो तो इसको केंचुली बोला जाता है, सांप की केंचुली, ठीक है। तो सांप की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको वो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद यहाँ पे अपने से अलग कर देता है, और बिल्कुल नई स्किन उसकी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो देखिए, चूंकि स्नेक्स के अंदर यहाँ पर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी स्किन को सेट करके बिल्कुल न्यू बन जाते हैं, बिल्कुल कह सकते हो एकदम न्यूली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनको यहाँ पे मतलब रिन्यू हो जाते हैं, कह सकते हो बिल्कुल नए जैसे बन जाते हैं ना, सारी पुरानी सारी चीजें उनकी चली जाती हैं। तो इस एबिलिटी की वजह से ही इनको यहाँ पे एक कह सकते हो नॉलेज के सिंबल की तरह ट्रीट किया जाता था, और इसी वजह से यहाँ पे स्नेक को यहाँ पे हमारे फार्मेसी के सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि जब इसने यहाँ पे अपने पुराने स्किन को कह सकते हो शेड कर दिया, तो अब इसके पास क्या आ गया, इसके पास बिल्कुल न्यू स्किन आ गई, जो कि बिल्कुल न्यू होती है ना, जो कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसी तरीके से फार्मेसी में भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उनको दूर करके बिल्कुल एक नई कह सकते हो जिंदगी को अपनाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इस स्नेक को एज अ फार्मेसी सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे फार्मेसी सिंबल में क्या होता है, हमारे एक हाइजिया का बॉल होता है, इस हाइजिया के बॉल को हमारी दवाओं का बॉल ऐसे रिप्रेजेंट की, इसमें हमारी दवाएं होती हैं, और स्नेक हमारे इन दवाओं को ऐसे ड्रिंक करना होता है। तो ये हमारा होता है सिंबल ऑफ फार्मेसी। बाकी देखिए, ये हमारा एक फार्मेसी का एक कह सकते हो इंट्रो था, जो कि आई होप कि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के इवोल्यूशन के बारे में, कि किस तरीके से हमारी फार्मेसी की हिस्ट्री का जो है इवोल्यूशन हमें देखने को मिला। इवोल्यूशन मतलब कि उदय हुआ, कैसे हमारी फार्मेसी की हिस्ट्री राइज हुई, कैसे पुराने टाइम से लेके और आज के दिन में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अभी हम लोग अगर देखें तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी को दो तरह से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ये जो आप लोग को 5 पीरियड्स दिख रहे हैं, इनको हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड वाइड देखने वाले हैं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड फार्मेसी की हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स हुए और कैसे कैसे आज चेंजेस हुए। तो थोड़ा बहुत ही देखेंगे क्योंकि ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी के बारे में, ठीक है, हमारे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इंडिया में फार्मेसी को पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, जहां पे हम लोग प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कौन कौन से इवेंट हुए, कौन कौन से ईयर में हुए, उन सभी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी की फील्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को फार्मेसी की हिस्ट्री तो पता होनी ही चाहिए, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जरूर अच्छे से ध्यान से देखना, हर एक बातों को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इवोल्यूशन की बात करें, तो देखिए जो फार्मेसी का इवोल्यूशन है, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला हो गया एंशिएंट एरा, मतलब कि सबसे पहले जब बिल्कुल पुराने टाइम में क्या होता था। फिर हमारा एम्पिरिक एरा आ गया, ठीक है, फिर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, फिर पेशेंट केयर एरा, फिर हमारा जो सबसे एडवांस है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। तो इन पांचों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने एंशिएंट एरा के बारे में। तो देखो एंशिएंट एरा मतलब क्या हो गया, सबसे पुराने टाइम में। तो देखिए इन एंशिएंट एरा मेडिसिन्स वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो भाई पुराने टाइम में क्या होता था, हमारी दवाएं जो है नेचुरल सोर्सेज से ही तो बनती थी, जो भी हमारे आसपास अवेलेबल था। जैसे कि आसपास हमारे क्या थे उस टाइम, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, मिनरल्स थे। तो इन्हीं को एज अ दवाएं हमारी ज्यादातर यहाँ पे यूज किया जाता था। जैसे कि जो हमारे पेड़ की पत्तियां हो गई, तो पुराने टाइम में सभी जगह इन्हीं को एज अ
जो है मेडिसिन यूज करते थे। मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिलीजियस बिलीफ। अब यहाँ पे क्या होता था कि पुराने टाइम में कह सकते हो सदियों से जो चीजें चली आ रही हैं, जैसे अगर मान लो कोई पार्टिकुलर ऐसा हमारा प्लांट है और अगर उसने किसी को ट्रीट किया और अगर वो ट्रीट करते चला आ रहा है तो उसी को एज अ मतलब कह सकते हो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो काफी टाइम से लोगों के पास थी उन्हीं को यहाँ पे वो यूज करते थे। उनके पास कोई एडवांस मेथड्स तो थे नहीं कि वो यहाँ पे टेस्ट करें कि हमारी कौन कौन सी नई दवा बनाई जा सकती है। मतलब जो चीजें पहले से अवेलेबल थी वो लोग यहाँ पे उन्हीं को एज अ बिलीफ मानते हुए यूज करते हुए चले आ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या था, इंडिया में हमारा आयुर्वेदा था। तो आयुर्वेदा आप लोग को पता है बहुत ही पुरानी एंशिएंट साइंस है, बहुत ही सदियों पहले से हमारा आयुर्वेदा इंडिया में चला आ रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सबसे जो ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का वो हमारा आयुर्वेदा ही माना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया हमारा मेडिसिन की फील्ड में ऑलरेडी बहुत सालों से ही आगे रहा है, क्योंकि जब हो सकता है कि किसी को मेडिसिन का कुछ भी अता पता ना हो तब भी इंडिया में आयुर्वेदा एग्जिस्ट करता था और आयुर्वेदा में हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करते थे। तो इंडिया में तो फार्मेसी की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम लोग देखेंगे ही। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चाइना में भी हमारी कुछ चाइनीज मेडिसिन ऐसे चलती थी और उसके बाद हमारे ग्रीक और रोमन मेडिसिन, तो ये सारी भी हमारे इंपॉर्टेंट रोल जो है ड्रग थेरेपी में अपना रोल प्ले करते थे। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने एम्पिरिक एरा के बारे में, तो देखिए एम्पिरिक एरा में क्या हुआ कि ड्यूरिंग द एम्पिरिक एरा मतलब कि जब हमारे एम्परर्स वगैरह बेसिकली रूल करते थे, मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो रूलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ा सा एडवांसमेंट आया। ठीक है, लोग थोड़ा एडवांस हो रहे थे धीरे धीरे। अभी देखिए अभी भी बहुत ही पुराने ही हम लोग चल रहे हैं। अभी भी आप समझ लो कि 1600 या फिर 1700 की बात हो रही है। The separation between the physician and the pharmacist became clearer in this period। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे पहले ऐसा नहीं माना जाता था कि फार्मासिस्ट कुछ अलग होता है, फिजिशियन कुछ अलग होता है। जो लोग यहाँ पे दवा बनाते थे वही यहाँ पे ट्रीट भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये पता लगा कि जो ट्रीटमेंट करने वाला है वो अलग है और जो दवा बनाने वाला है उसको यहाँ पे अलग होना चाहिए। जैसे फार्मासिस्ट हमारा क्या है, फार्मासिस्ट हमारे दवाओं से रिलेटेड जो भी चीजें उनके रिलेटेड हमारा फार्मासिस्ट होता है। और फिजिशियन क्या होता है, फिजिशियन हमारे डॉक्टर होते हैं। तो फिजिशियन का काम है ट्रीटमेंट करना और फार्मासिस्ट का काम है दवा को प्रिपेयर करना, दवा के बारे में सारी नॉलेज रखना। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहली बात एक रोल क्लियर हुआ। उसके बाद हमारी फार्माकोपियाज भी यहाँ पे डेवलप होना धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। अब ये फार्माकोपिया क्या है, इसी को हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखिए, इसी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए आप लोग सिंपली समझो, फार्माकोपिया हमारी एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारी दवाओं के नाम मेंशन होते हैं, उनकी फॉर्मुलेशन मेंशन होती है, उन दवाओं को कैसे बनाया जाता है, उनके कौन कौन से इफेक्ट हैं, कहाँ उनको यूज करना चाहिए, कौन कौन से उसके साइड इफेक्ट हैं, ये सारी चीजें हमारी फार्माकोपिया में मेंशन रहती हैं। तो मतलब फार्माकोपिया यानी कि कह सकते हो दवाओं की जो सबसे एडवांस बुक होती है जहां पे सारी दवाएं मेंशन होती है, वो यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे जो हमारा कंपाउंडिंग है, ठीक है, तो फार्मेसी की फील्ड में कंपाउंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है बन गया था। अब देखो कंपाउंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले के टाइम में क्या था, जैसे आज के दिन में आप लोग क्या होता है कि टैबलेट्स लेते हो तो एक टैबलेट आप लोग ले लेते हो, उसी में आप लोग का काम यहाँ पे बन जाता है कि एक ही टैबलेट लेनी है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक टैबलेट को तो मतलब या तो एक टैबलेट या तो आधी टैबलेट। अब ऐसा थोड़ी कहते हैं कि डॉक्टर एक टैबलेट का आप लोग को एक छोटा सा पोर्शन लेना है, ऐसा नहीं होता है ना। एक टैबलेट हमारी एक यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म आज के दिन में अवेलेबल है। उसी तरीके से सिरप वगैरह होता है तो क्या डॉक्टर बोलता है कि एक ढक्कन ले लो, 2 ढक्कन ले लो। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में ऐसे टैबलेट्स वगैरह तो थी नहीं। पहले के टाइम में जैसे दवाएं हमारी ज्यादातर यहाँ पे कह सकते हो पाउडर्स के फॉर्म में होती थी, या फिर जैसे औषधियां हो गई तो उनको पीस के ऐसे बना दिया गया दवा। तो वहां पे देखो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि कह सकते हो एक प्रॉपर कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक प्रॉपर जो है डोज तैयार करना। जैसे आज भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह के पास जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक दवा बनाते हैं, जैसे घुट्टी बनाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा एक टैबलेट्स वगैरह, मतलब बहुत सारी दवाओं को मिक्स करके बनाते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब कि मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ ड्रग। तो ये हमारा कंपाउंडिंग हो जाता है, जो कि आज के दिन में कम होता है क्योंकि आज के दिन में तो हमारी प्रॉपर यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म ही हमें देखने को मिलती है। बट पहले के टाइम पे कंपाउंडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि हमारी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक दवा बनाना। तो ये हमारा एम्पिरिक एरा में देखने को मिला। अब उसके बाद हमारा अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के बारे में, तो देखो यहाँ पे नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमारी दवाएं जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे चली गई थी, यानी दवाएं हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पे मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा मार्क द बिगिनिंग ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, यानी यहाँ पे हमारी दवाएं इंडस्ट्री में लार्ज स्केल। जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे दवाओं की कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी। पहले बस जो लोग थे, ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग होते थे जिनको दवाओं के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी, तो वही हमारे पेड़ पौधों पत्तियों से मिनरल से दवाओं को कलेक्ट करके दवा बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी दवाएं हमारा एडवांस होता चला गया सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो गई जहाँ पे लार्ज
स्केल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गई। मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गई, तो वो भी हमारे इसी एरा में डिस्कवर हुई। और उसके बाद यहाँ पे द रोल ऑफ फार्मासिस्ट शिफ्टेड मेनली टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब जैसे पहले फार्मासिस्ट का रोल क्या था, पहले फार्मासिस्ट का रोल यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दवाओं को बनाने का होता था या फिर दवाओं के बारे में नॉलेज रखना हो गया, लेकिन अब यहाँ पे दवाएं हमारी फार्मासिस्ट जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लेवल पे भी शिफ्ट हो गया कि अब जो फार्मासिस्ट है वो दवाओं को इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का रोल भी यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हम लोग अपने पेशेंट केयर की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फार्मेसी का फोकस है वो सिर्फ इतना नहीं रह गया कि मेडिसिन को बनाना है, बल्कि मेडिसिन को बनाने के साथ साथ जो पेशेंट है उसकी केयर पे भी हमारी फार्मेसी का फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि जो हमारा फार्मासिस्ट है अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे डॉक्टर्स और जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर क्लोजली काम करते हैं ताकि पेशेंट की और अच्छे से एक पर्सनलाइज्ड केयर यहाँ पे देखने को मिले। क्लिनिकल फार्मेसी डेवलप टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, क्लिनिकल फार्मेसी डेवलप हुई। देखो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता है कि हमारा जो फार्मासिस्ट है वो दवाओं को देता भी है, और जो छोटी मोटी क्लिनिकल प्रैक्टिसेज हैं जैसे कि दवा पट्टी करना हो गया, इंजेक्शन लगाना हो गया, ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिस भी हमारी फार्मेसी के अंदर होना स्टार्ट हो गई। जैसे पहले ये सारी चीजें फार्मासिस्ट को अलाउड नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फार्मासिस्ट को छोटी मोटी क्लिनिकल सर्विसेज देना भी अलाउड हो गया। पेशेंट काउंसलिंग बिकम एन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। और यहाँ पे देखिए पेशेंट काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब होता है किसी को समझाना। तो पेशेंट को जो भी दवाओं से रिलेटेड जो भी समझाने का काम था कि दवा कैसे काम करती है, दवा को कैसे लेना है, दवा को कब कब लेना है, और ये दवा किस लिए दी जा रही है आपको, मतलब दवाओं के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट को बताना, ये फार्मासिस्ट का बहुत ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बहुत ही मेजर काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या हुआ, पेशेंट को दवा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग अपने मॉडर्न और कह सकते हो एडवांस एरा की बात करें तो ये हमारा आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। तो देखिए ये हमारा एकदम मॉडर्न एरा चल रहा है, और ये मतलब अभी चल ही रहा है, इस पे हमारी और भी डिस्कवरी चल रही है, जहां पे हमारा क्या हुआ, जहां पे हमारी टेक्नोलॉजी को हमारे कह सकते हो मेडिसिन के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कर लिया गया, जहां पे हमारी बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जो हमारी ह्यूमन बायोलॉजी है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को मिला के हमारी एडवांस वैक्सीन्स, जीन थेरेपी हो गया, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए अब ये सारी चीजें ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही मतलब कह सकते हो ये सब मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में देखेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी को हमारी यूज करके मेडिसिन को डेवलप किया जा रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे हमारी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप हो रही है। मतलब आप एक चीज समझो कि जैसे हर इंसान क्या होता है, हर इंसान थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अब यहाँ पे हमारी ऐसी दवाएं डेवलप करी जा रही हैं, ऐसी डोजेज डेवलप करी जा रही है कि वो हर इंसान के लिए सुटेबल हो जाए, अलग अलग। जैसे मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर मान लो किसी को बुखार है तो बोल दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पे पैरासीटामोल खा लो, तो वो एक क्या हुआ, जनरल दवा है कि हाँ सभी लोग खा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जो बीमारी है वो कुछ स्पेसिफिक है, तो आपके लिए जो दवा की डोज है वो कुछ स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन करी जाएगी। तो ये हमारा कह सकते हो पर्सनलाइज मेडिसिन, मतलब आपके लिए स्पेशल वो मेडिसिन यहाँ पे डिजाइन करी गई। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे दवाओं को कह सकते हो अपने माउथ से कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे कुछ एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन सभी चीजों के चलते हमारे डिजीज ट्रीटमेंट में हमारे न्यू हॉरिजॉन्स। अब देखो हॉरिजॉन का मतलब वैसे तो यहाँ पे क्षितिज होता है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि जो हमारी फार्मेसी फील्ड है उसमें हमारे कुछ बहुत ही न्यू और एडवांस मेथड्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जहां जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में डिजीज को और बेटर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने कह सकते हो इवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी को थोड़ा सा देखा अपने वर्ल्ड वाइड और एक जनरल लेवल पे, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के बारे में, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने इंडिया में फार्मेसी की हिस्ट्री को देखें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी फार्मेसी की बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री देखने को मिलती है। यानी इंडिया में फार्मेसी कोई नई चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही प्राचीन समय से चलती हुई आ रही है। किस फॉर्म में, हमारी आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया। जैसे आयुर्वेदा और सिद्धा क्या है, ये हमारे एक टाइप के सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसे आज के दिन में हमारे क्या होता है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप लोगों को देखने को मिलता है, एलोपैथिक हो गया। उसी तरीके से आयुर्वेदा भी हमारा क्या एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि प्राचीन समय से लेकर आज तक भी आपको पता है आज के दिन में भी आयुर्वेदा चलता हुआ आ रहा है, बल्कि इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसके रिलेटेड हमारा एक सेपरेट कोर्स भी हमें देखने को मिलता है, BAMS। तो आयुर्वेदा हमारा क्या है, हमारा इंडिया का खुद का एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि यहाँ पे बहुत ही प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। और इस सिस्टम में क्या होता था, जो हमारे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, मिनरल्स थे, वो हमारे मेजर सोर्स हुआ करते थे ड्रग्स के, और आज भी यही हमारे आयुर्वेदा में मेजर सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें द ट्रेंड कंटिन्यूज, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे बहुत पुराने टाइम में हमारा आयुर्वेदा था, सिद्धा था, ये सारे हमारे मेजर सिस्टम थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे मुस्लिम रूल इंडिया में बढ़ता गया, जैसे आप लोग को पता है कि एक टाइम में इंडिया में मुस्लिम्स ने बहुत ज्यादा रूल किया है, तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारे उन्हीं के साथ में अरेबिक और यूनानी मेडिसिन का भी ट्रेंड जो है कंटिन्यू हुआ। मतलब कि जब मुस्लिम्स यहाँ पे इंडिया में रूल करने आए तो उन्होंने अपने साथ अपने अरेबिक और यूनानी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे आज के दिन में भी यूनानी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कि इंडिया में एलोपैथिक सिस्टम कब आया, देखिए इंडिया में आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा इंडिया का खुद का सिस्टम है। एक चीज समझो, आयुर्वेदा इंडिया का खुद का सिस्टम है जो कि बहुत प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। जब मुस्लिम्स यहाँ पे रूल करने आए तो उन्होंने अपने साथ अरेबिक और यूनानी मेडिसिन को जो है सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद जो एलोपैथिक यानी कि जो हमारी आज के दिन में जो अंग्रेजी दवाओं का सिस्टम है, ये हमारे इंडिया में कब आया, या फिर कह सकते हो जो हमारे मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये इंडिया में कब आया, ये इंडिया में आया हमारे ब्रिटिशर्स के साथ। यानी कि जब यहाँ पे जो हमारे ब्रिटिश थे, यानी हमारे जो अंग्रेज हुआ करते थे, जब उन्होंने इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया तो उस टाइम में वो अपने साथ एलोपैथिक सिस्टम को इंडिया में लेके आए। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग अपने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी को देखना चाहें इंडिया में, तो इसको हम लोग यहाँ पे दो मेजर एरा या फिर दो मेजर पीरियड में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला हो गया प्री इंडिपेंडेंस एरा, दूसरा हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। सिंपल सी बात है, प्री इंडिपेंडेंस मतलब कि जब भारत को आजादी नहीं मिली थी उससे पहले कौन कौन से इवेंट्स हुए, उनको हम लोग यहाँ पे अपने प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का मतलब है कि आजादी के बाद फार्मेसी की फील्ड में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से इवेंट्स हुए, उनको हम लोग यहाँ पे अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में। तो देखो प्री इंडिपेंडेंस क्या है, प्री इंडिपेंडेंस हमारा पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे हमारी फार्मेसी जो है कह सकते हो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। जैसे आयुर्वेदा सिस्टम तो था मेडिसिन का, लेकिन अब ये फार्मेसी वर्ल्ड ही हो गया, तो ये सारी चीजों का जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ, वो हमारा धीरे धीरे बाद में स्टार्ट हुआ ना। किसी को ये थोड़ी पता था कि आयुर्वेदा मतलब फार्मेसी, ऐसा थोड़ी होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है प्री इंडिपेंडेंस मतलब कि आजादी से पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में रूल करने आए तो उन्हीं के साथ फार्मेसी का डेवलपमेंट धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1824 से स्टार्ट करते हैं, जहां पे सबसे पहले यहाँ पे लंदन फार्माकोपिया को इंडिया में अवेलेबल करवाया गया। जैसे आज के देखो फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसमें सारी दवाओं के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। मतलब जितनी भी दवा किसी देश में यूज करी जाती है, किसी कंट्री में, उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी फार्माकोपिया के अंदर होती है। तो इंडिया में पहले खुद की फार्माकोपिया तो थी नहीं, जैसे आज के दिन में इंडिया के पास खुद की फार्माकोपिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया। लेकिन जब पहले नहीं था तो ब्रिटिशर्स अपने साथ लंदन फार्माकोपिया को लेके आए जिसको इंडिया में अवेलेबल करवाया गया। और ये हमारा कह सकते हो हिंदुस्तानी फॉर्मेट में था, मतलब कि लंदन फार्माकोपिया थी लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा इंडिया के अकॉर्डिंग था। उसके बाद 1840 में सबसे पहले एक गोवा मेडिकल कॉलेज जो है एस्टेब्लिश किया गया पणजी में, ठीक है। और उसके बाद 1868 में क्या हुआ, फर्स्ट इंडियन फार्मा, मतलब कह सकते हो देखो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया नहीं पब्लिश हुई, थोड़ा समझना। फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया की फार्माकोपिया बनाई गई ब्रिटिश मोनार्की के अंदर में। मोनार्की मतलब साम्राज्य हो गया, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उसी के अंडर में इंडिया के लिए एक स्पेशल फार्माकोपिया पहली बार पब्लिश करी गई, लेकिन ये इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी, इसको ध्यान रखना। 1874 में क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे एक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स चालू किया गया, वॉज स्टार्टेड एट मद्रास मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो मद्रास मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले 2 साल का डिप्लोमा कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के नाम से चालू किया गया, ठीक है। तो देखो यहीं से हमारा फार्मेसी के इवेंट्स होना स्टार्ट हुए एजुकेशन की फील्ड में बेसिकली। अब 1901 में क्या हुआ कि हमारा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क हमारा सेटअप किया गया आचार्य पीसी रे के थ्रू कलकत्ता में 1901 में, जो कि आज के दिन में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 1903 में क्या हुआ, 1903 में हमारे जो प्रोफेसर टीके गुज्जर थे, तो 1903 में इन्होंने बॉम्बे में एक स्मॉल फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। और 1907 में इन्होंने ही यहाँ पे क्या हुआ, एलेम्बिक केमिकल वर्क को बड़ौदा में यहाँ पे स्टैब्लिश किया। यानी इनके थ्रू यहाँ पे 2 मेजर यहाँ पे इवेंट हुए। पहला यहाँ पे इन्होंने बॉम्बे में एक स्मॉल फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप करी जो कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी बेसिकली, और दूसरा यहाँ पे एलेम्बिक केमिकल वर्क इन्होंने यहाँ पे जो है स्टैब्लिश किया। तो ये हमारे जो है कह सकते हो प्रोफेसर टीके गुज्जर ने जो है इन सारे इवेंट्स को परफॉर्म किया। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए इसी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम में, जैसे
आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर हमारी हुई है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इंपैक्ट इन ग्रोथ ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स स्टॉप ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रिज्यूम्ड आफ्टर द वॉर। देखो अभी हम लोग यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी प्री इंडिपेंडेंस में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ये अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ था, जो फार्मेसी की ड्रग्स का इंपोर्ट था। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है, क्या होता है? बाहर से दवा को मंगाना। मतलब आप बाहर से जब अपने देश में कोई चीज मंगाते हो किसी दूसरे देश से, मान लो ये हमारा कोई फॉरेन कंट्री है और ये हमारी इंडिया है, तो फॉरेन से इंडिया में जब हम लोग कोई चीज मंगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट, यानी अपने देश में बाहर से कोई चीज मंगाना। और एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट, यानी इंडिया से अगर हम लोग बाहर के देश में कोई चीज बोलते हैं तो वो होता है हमारा एक्सपोर्ट। अब आपको पता है कि इंपोर्ट क्या होता है भाई? इंपोर्ट जितना कम हो उतना अच्छा है, एक्सपोर्ट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है ना? तो पहले के टाइम में क्या था? पहले के टाइम में जो दवाएं थी वो ज्यादातर बाहर से ही इंडिया में मंगाई जाती थी, क्योंकि इंडिया में खुद की कोई दवा, देखो जो हमारी यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन की बात हो रही है, क्योंकि आयुर्वेदा के थ्रू तो दवाएं बन ही रही थी, लेकिन एलोपैथिक सिस्टम यहाँ पे ज्यादातर हमारी बाहर से ही हमारी दवाएं मंगाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये इस इंपोर्ट को रोक दिया गया, मतलब बाहर से दवा मंगाना रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई उसको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया गया। रिज्यूम का मतलब कंटिन्यू करना, आफ्टर द वॉर। ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि देखो अब यहाँ पे क्या था कि जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, या फिर कह सकते हो जो प्री इंडिपेंडेंस डेज थे, वहां पे क्या था कि दवाओं की क्वालिटी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब कह सकते हो कैसी भी दवा बाहर से इंडिया में आ रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो, उसको लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन थे ही नहीं, कैसी भी दवा इंडिया में आ सकती थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो हमारी बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग्स थी वो यहाँ पे इंडिया में जो है बिकना चालू हो गई, और बहुत ही अनक्वालिफाइड पीपल्स के थ्रू, मतलब कि जिन लोगों को फार्मेसी के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो, जिनको कोई आता पता ना हो। मतलब आप ये समझो कि अभी तक क्या था, अभी तक यहाँ पे कोई भी ना कोर्स था, ना कोई एजुकेशन थी, ना फार्मासिस्ट वर्ड ही था। मतलब यहाँ पे फार्मासिस्ट वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। कोई भी इंसान जिसको दवा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी वो यहाँ पे दवा बेचना चालू कर देता था। अब यहाँ पे जो दवा थी उसकी ना तो कोई टेस्टिंग होती थी, ना तो उनका कोई चेकिंग होती थी, तो बहुत ही खराब क्वालिटी की दवाएं भी इंडिया में बिकना चालू हो गई। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ? इंडिया में बहुत सारी कह सकते हो डेथ रेट बढ़ने लगा, जो बीमारियां थी वो सही होने के बजाय और खराब होने लगी। अब इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ? टू कंट्रोल दी सिचुएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब क्या है कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम हमारे ब्रिटिश लोग ही रूल कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ मिलके जो हमारे इंडिया के भी दो चार लोग थे, यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब कि इंडिया की खुद की गवर्नमेंट थी नहीं, आप समझो। तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट को पास करने की कोशिश करी, लेकिन सारे जो है फेल होते हुए नजर आए। मतलब कि कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सिचुएशन कौन सी? कि खराब दवाएं इंडिया में बिक रही हैं और उसकी वजह से डेथ रेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं। फाइनली क्या हुआ? फाइनली 1930 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक कमिटी फॉर्म करी 11 अगस्त को, ठीक है। उसका नाम क्या रखा? ड्रग इंक्वायरी कमिटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट आर एन चोपड़ा। तो आर एन चोपड़ा के अंडर में 1930 के अंदर एक ड्रग इंक्वायरी कमिटी यहाँ पे फॉर्म करी गई। और इस कमिटी में क्या हुआ? देखो इस कमेटी ने सबसे पहले यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी 1931 में। देखो कमेटी का फॉर्म हुई 1930 में, रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? 1931, यानी एक साल बाद। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि फार्मेसी की यहाँ पे देयर वाज नो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। मतलब इंडिया में फार्मेसी का कोई कह सकते हो जाना माना प्रोफेशन है ही नहीं जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता हो, जिसको कह सकते हो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बॉडी या फिर जो भी नेशनल बॉडीज है वो रिकॉग्नाइज करती ही नहीं है किसी फार्मेसी प्रोफेशन को ही। मतलब कह सकते हो फार्मेसी का प्रोफेशन ही नहीं था इंडिया में, ऐसा बताया गया। कोई भी इंसान दवा को बेच सकता था, कोई भी इंसान यहाँ पे कैसी भी दवा बेच सकता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस कमेटी ने ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करी। और जब यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश हुई, ठीक है, तो इसी रिपोर्ट के बाद हमारे कुछ इवेंट्स होना स्टार्ट हुए। जैसे 1932 में क्या हुआ? लेट पंडित मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो हमारा बीएचयू है, ठीक है, बीएचयू बनारस का, वही बीएचयू जो आज के दिन में देखने को मिलता है, वहां पे सबसे पहले इन्होंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को उसके कैरिकुलम मतलब कि सिलेबस में एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया, ठीक है। तो सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड किया। और उसके बाद 1937 से 1938 के बीच में क्या हुआ कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, 37 भी 38 कहीं दोनों जगह देखने को मिलता है, तो आप लोग देख लेना, बाकी दोनों ही लिख देना लगभग इसी के बीच में, लगभग यहाँ पे या तो 1937 या तो 1938 के आसपास। जो प्रोफेसर एमएल श्रॉफ है, एमएल मतलब महादेव लाल श्रॉफ, और ये देखो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडियन फार्मेसी की फील्ड में, क्योंकि इन्हीं को यहाँ पे फादर ऑफ फार्मेसी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बी फॉर्म और इन्होंने ही सबसे पहले एम फॉर्म का कोर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है।
तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक रेगुलर डिग्री कोर्स स्टार्ट किया बीफॉर्म का, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। और 1939 में क्या हुआ, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और 1939 में जो जर्नल मतलब कह सकते हो अखबार होता है, मतलब फार्मेसी के रिलेटेड एक स्पेसिफिक कह सकते हो जर्नल, यानी फार्मेसी का एक स्पेशल जो अखबार है, पत्रिका है, वो यहाँ पे सबसे पहली बार पब्लिश हुई 1939 के अंदर। तो ये सारे इवेंट्स हमारे कह सकते हो वर्ल्ड वॉर से पहले, सॉरी, प्री इंडिपेंडेंस डेज में देखने को मिले, यानी कि जब इंडिया को आजादी नहीं मिली हुई थी। तो ये थे हमारे यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस डेज के इवेंट्स। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में कि जब इंडिया को आजादी मिल गई उसके बाद यहाँ पे फार्मेसी की फील्ड में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। और ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिगेन। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिया में खुद की गवर्नमेंट फॉर्म हुई और इंडिया में एक साइंटिफिक रेगुलेटेड और प्रोफेशनल फार्मेसी सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से मेजर इवेंट हुए, तो सबसे पहले देखिए 1947 में इंडिया को आजादी मिली और आजादी के जस्ट एक साल बाद यहाँ पे क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट यहाँ पे पास किया गया। इस एक्ट को बोलते हैं फार्मेसी एक्ट 1948। और ये एक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस ध्यान से सुनना। फार्मेसी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक्ट के अंदर क्या हुआ, इसी एक्ट के अंदर यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे फार्मेसी की रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, मतलब कह सकते हो जहां पे कोई भी इंसान एरा गैरा कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस कर रहा था, कोई भी इंसान दवाओं को बेच रहा था, इन सब चीजों को यहाँ पे इस एक्ट के अंदर कंट्रोल किया गया। मतलब अब यहाँ पे कोई भी एरा गैरा इंसान फार्मेसी के फील्ड में काम नहीं कर सकता। जिसको यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जिसने यहाँ पे कह सकते हो एक ग्रेजुएशन पास करी हुई है, जिसने यहाँ पे एक कह सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिसके अंदर, सिर्फ वही फार्मेसी की फील्ड में अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो ये देखिए, ये एक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि 5th सेमेस्टर में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर आप लोग को अभी भी पढ़ना है तो आप लोग देख सकते हो, लेक्चर अपलोड है, फार्मेसी एक्ट के नाम से आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, अब इसी के अंदर आप लोग ये समझो, जो आज के दिन में पीसीआई है आप लोग की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आप लोगों को देखने को मिलती है, वही पीसीआई जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो ये पीसीआई भी इसी फार्मेसी एक्ट के अंदर बनाई गई। और उसके बाद देखिए, द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, यानी कि 1948 में ही क्या हुआ, 1948 में दो इवेंट हुए। 1948 में सबसे पहले फार्मेसी एक्ट पास किया गया और 1948 में ही हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमिटी को भी बनाया गया, जो कि आगे चल के क्या हुआ, इसी कमिटी ने फार्माकोपिया को बनाया था। इंडिया की पहली फार्माकोपिया इंडिया की जो है इसी कमिटी ने बनाई थी। और इस कमिटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BN चोपड़ा। 1949 में क्या हुआ, सबसे पहली बार यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट किया गया जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे डी फार्मा कोर्स हमारा सबसे पहली बार यहाँ पे स्टार्ट किया। और उसके बाद 1953 में जो हमारा पीसीआई है उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन रेगुलेशन को। अब देखो, एजुकेशन रेगुलेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि बताती है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन को, कि एक पर्सन के अंदर कितनी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए तब जाके वो फार्मासिस्ट बनने लायक है। जैसे कि आज के दिन में एजुकेशन रेगुलेशन ने क्या हुआ है, डीफार्म को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया हुआ है टू एंटर द फार्मेसी प्रोफेशन। यानी अगर किसी पर्सन को फार्मासिस्ट बनना है, ठीक है, या फिर अपने आप को एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर कराना है, तो उसको कम से कम डीफार्म तो करना ही होगा। तो इसको यहाँ पे किसने डिसाइड किया, इसी एजुकेशन रेगुलेशन ने। और देखिए, यही पीसीआई, इसी एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें और भी मेंशन होती हैं कि मान लीजिए किसी कॉलेज में अगर फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट करना है, बी फार्म डी फार्म कुछ भी, तो उस कॉलेज के अंदर कितनी मिनिमम फैसिलिटीज होनी चाहिए, इन सबको भी हमारा कौन डिसाइड करता है, हमारा पीसीआई इसी एजुकेशन रेगुलेशन के बेसिस पर डिसाइड करता है। जैसे आज के दिन में आपको पता है कि कोई भी कॉलेज है तो वहां पे आप लोग की डिग्री तभी मानी जाएगी जब उसको पीसीआई का अप्रूवल मिला हो। जैसे आप भी अगर फार्मेसी कर रहे हो किसी भी कॉलेज से, तो उसको पीसीआई का अप्रूवल मिला होता है, तभी आप फार्मेसी कर पा रहे हो। अब अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पीसीआई बीच में अप्रूवल को कैंसिल भी कर सकती है। तो देखिए, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और अगर जब आपने एडमिशन लिया वो पीसीआई अप्रूव्ड है, तो बाद में अगर अप्रूवल कैंसिल भी होता है तो पीसीआई आपकी जिम्मेदारी लेती है, ठीक है, आपको जो डिग्री मिलेगी वो अप्रूव्ड ही होगी। लेकिन ये आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि जब आप ले रहे हो तब वो पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए, 1953 से 54 के बीच में क्या हुआ, एजुकेशन रेगुलेशन, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा है कि डीफॉर्म को एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाया, ठीक है। 1954 में हमारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पास किया गया टू स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखो, यहाँ पे इस एक्ट की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में जो जादू टोना वाले ऐड होते थे वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, कि मतलब लोग कहते थे कि यहाँ पे ऐसे जो हमारे कह सकते हो टोना तंत्र विद्या हो गई है ना, तो इन सब के रिलेटेड जो भी
एडवर्टाइजमेंट थे उनको बंद करने के लिए हमारा ये एक्ट पास किया गया। मतलब इस एक्ट के थ्रू क्या बताया गया कि अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता जहां पे बताया जाए कि इस मंत्र के थ्रू या फिर इस जादू के थ्रू यहाँ पे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। और उसके बाद 1955 में क्या हुआ? 1955 में फाइनली हमारी इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहली बार यहाँ पे पब्लिश हुई। तो इंडियन फार्माकोपिया यानी हमारी इंडिया की ऐसी बुक जिसके अंदर इंडिया में यूज होने वाली सारी दवाएं यहाँ पे लिस्टेड होती थी, उसका जो फर्स्ट एडिशन था। देखिए इंडियन फार्माकोपिया हमेशा यहाँ पे इसके एडिशन आते रहते टाइम टू टाइम। जैसे आज के दिन में इंडियन फार्माकोपिया का 9th एडिशन चल रहा है, तो इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो सबसे पहली बार 1955 में पब्लिश किया गया। और इसको पब्लिश किसने किया? हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने। 1960 में जो हमारी AICTE है, ठीक है, उसने यहाँ पे मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी एमफॉर्म का सिलेबस भी यहाँ पे दिया। अब AICTE क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद 1966 में हमारा DPCO एक्ट पास किया गया। देखो DPCO का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे पहले के टाइम क्या था, पहले के टाइम में दवाओं की प्राइसिंग पर कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई कितनी भी महंगी दवा बेच रहा था। लेकिन जब DPCO पास हुआ तो जो दवाओं की एक प्राइस है, स्पेशली उन दवाओं की जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं, उनके प्राइस को यहाँ पे ऐसा तय किया गया, ऐसा सेट किया गया कि हर इंसान उसे यहाँ पे अफोर्ड कर पाए। 1978 में क्या हुआ? 1978 में यहाँ पे हमारी कह सकते हो गेट एग्जामिनेशन को यहाँ पे डायरेक्ट किया एमफॉर्म के एडमिशन के लिए। जैसे आज के दिन में इसी गेट को हम लोग यहाँ पे जीपैट के नाम से जानते हैं। जैसे आज के दिन में गेट यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए होता है, लेकिन पहले यहाँ पे गेट एमफॉर्म के लिए भी होता था। लेकिन आज के दिन में अगर आप लोग को एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एमफॉर्म में एडमिशन लेना तो आप लोग को जीपैट एग्जाम पास करना होता है। तो उसी जीपैट या फिर गेट को यहाँ पे 1978 में सबसे पहली बार यहाँ पे डायरेक्ट किया गया था। 1985 में क्या हुआ कि हमारा नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट पास किया गया टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम डेंजर ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी हमारी ऐसी दवाएं होती है जो कि नशीली दवाएं होती हैं, लेकिन उनका काम हमें लगता है, जैसे कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि नशीली होती हैं, लेकिन वो हमारी कुछ हमारी डिजीज को ट्रीट कर देती हैं। स्पेशली जैसे जब बहुत ज्यादा दर्द वगैरह हो रहा हो, तो बहुत ज्यादा जब दर्द वगैरह होता है तो हमारी ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि दर्द को दूर तो कर देती हैं, लेकिन पेशेंट को उनसे थोड़ा बहुत मतलब एडिक्शन हो सकता है, ऐसा मतलब थोड़ा वो नशा भी करती हैं। ठीक है, तो ऐसी दवाएं क्या होती है? एडिक्टिव होती है। जैसे क्या होता है, जो स्मोकिंग होती है वो क्या है, स्मोकिंग की एडिक्शन जब लग जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है ना। उसी तरीके से अल्कोहल का भी एडिक्शन लगता है, तो इसी तरीके से इन दवाओं की भी एडिक्शन कभी कभी पेशेंट को लग जाती है। तो इनकी एडिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे हमारा एक एक्ट पास किया गया, जिसके अंदर यहाँ पे ये तय किया गया कि अगर कोई भी एडिक्टिव ड्रग यहाँ पे दी जा रही किसी को, मतलब इसको बेसिकली नार्कोटिक ड्रग बोलते हैं। नार्कोटिक ड्रग मतलब नशीली दवाएं। अगर किसी पेशेंट को नशीली दवाएं दी जा रही हैं तो उसको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही दी जानी चाहिए, और नार्कोटिक दवा देने के लिए बहुत सारे कह सकते हो एक स्पेशल रूल वगैरह दिए गए। तो ये सारी चीजें हमारी इस एक्ट के अंदर जो है बताई गई। 1991 में क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है नाइपर। नाइपर हमारा फार्मेसी में आज के दिन में इंडिया में 7 नाइपर कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, और नाइपर हमारे फार्मेसी के फील्ड में सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है। और नाइपर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी देखो इस नाइपर में क्या होता है, नाइपर में एजुकेशन भी होती है। एजुकेशन बेसिकली एमफॉर्म होता है, एमफॉर्म होता है, PhD होता है, और रिसर्च भी होती है। मतलब कि जो एडवांस रिसर्च आज के दिन में इंडिया में चल रही है वो भी हमारा इसी नाइपर के अंदर होती है। तो सबसे पहला नाइपर यहाँ पे मोहाली में यहाँ पे बनाया गया, जो कि आज के दिन में भी सबसे फेमस नाइपर है। ठीक है, मोहाली नाइपर। मोहाली नाइपर क्या है? नाइपर हमारा कह सकते हो सबसे एडवांस कॉलेज है, और यहाँ पे जाने के लिए आप लोग को सबसे पहले जीपैट का एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद आप लोग को नाइपर का खुद का एग्जाम होता है, वो भी पास करना होता है। तो वो दोनों एग्जाम पास जब आप लोग करते हो तब आप लोग यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, और यहाँ पे अगर आप लोग चले गए तो आप लोग की लाइफ सेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग को और भी जानना है तो आप बताइएगा, हम यहाँ पे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2008 में, तो 2008 में सबसे PCI ने यहाँ पे हमारा फॉर्म डी कोर्स को इंट्रोड्यूस किया। जैसे आप आज के दिन में आप लोग को पता है कि फार्मेसी के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, डी फार्म है, बी फार्म है, ठीक है, एम फार्म है, और एक फार्म डी भी है। तो हो सकता है बहुत सारे फार्म डी के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी तो सभी के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पता तो आप जान लो कि फॉर्म डी भी हमारा एक कोर्स है, जिसको 2008 में सबसे पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस कोर्स की खासियत क्या है कि इस कोर्स में देखिए, इस कोर्स में सिर्फ दवाओं को बनाना नहीं बताया जाता है, बल्कि दवाओं को कैसे पेशेंट को देना है और पेशेंट की केयर कैसे करनी है। ठीक है, पेशेंट के थोड़े बहुत कह सकते हो
माइनर ट्रीटमेंट भी कैसे होते हैं, तो उन सभी में मतलब ये क्लिनिकल फार्मेसी का एक कह सकते हो कोर्स है। क्लिनिकल फार्मेसी हमारी फार्मेसी की वो फील्ड होती है जहां पे फार्मेसी में हम लोग दवाओं को तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट केयर में भी हमारा फार्मासिस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मतलब डॉक्टर के साथ मिलके वो फार्मासिस्ट की एक पेशेंट की केयर करता है। तो ये हमारे कह सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के इवेंट हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने करंट स्टेटस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के बारे में कि आज के दिन में इंडिया में फार्मेसी का क्या स्टेटस है, तो देखो आज के दिन में जो हमारा इंडिया है वो जेनरिक दवाओं का, जैसे हमारी दवाएं दो टाइप की होती है, एक होती है जेनरिक दवाएं, एक होती है हमारी ब्रांडेड ड्रग। जैसे पैरासीटामॉल क्या है, जेनरिक ड्रग है, लेकिन वहीं पे डोलो क्या है, डोलो हमारा एक ब्रांडेड ड्रग है। ठीक है, तो डोलो में भी है पैरासीटामॉल ही, लेकिन वो हमारा एक ब्रांडेड मेडिसिन हो जाता है। तो जो जेनरिक्स हैं, जेनरिक्स का हमारा इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आज के दिन में। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया आज के दिन में जो है मेजर ड्रग एक्सपोर्टर है। मतलब इंडिया से हमारी बाहर के दूसरे देशों में हमारी बहुत सारी दवाएं यहाँ पे एक्सपोर्ट करी जाती हैं। कुछ कुछ हमारी इंपोर्ट भी होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत सी दवाओं को एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आज के दिन में फार्मेसी की हमारे यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा कॉलेजेस हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, थोड़ी सी बुरी बात भी है। ठीक है, बुरी बात क्यों है वो तो खैर छोड़ी। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी की रोल्स की, तो ठीक है, तो इसके भी रोल्स हमारे ग्रो होने। देखो क्लिनिकल फार्मेसी मतलब कि फार्मासिस्ट सिर्फ दवाओं को देगा नहीं, बल्कि पेशेंट की केयर में भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। और हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर के साथ मिलकर थोड़ा सा कह सकते हो ध्यान देते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर भी आप लोग को पता है आज के दिन में ज्यादातर जो मेडिकल शॉप होती हैं, बेसिकली फार्मेसी ही हम लोग उसको बोलते हैं। तो आज के दिन में ज्यादातर जो हमारी मेडिकल शॉप है या फिर फार्मेसी है, वो हॉस्पिटल के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। तो इन सभी का रोल भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है। और उसके बाद गवर्नमेंट भी हमारे बहुत सारे अफोर्डेबल ड्रग के प्रोग्राम, जैसे कि हमारा जन औषधि हो गया, तो आप आज के दिन में बहुत सारे जन औषधि केंद्र आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमारे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद डिजिटल हेल्थ और ई फार्मेसी, यानी कि देखो आज के दिन में क्या है कि हमारा फार्मेसी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे फार्मेजी वगैरह हो गए। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग को दवाएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमारा एक करंट स्टेटस हो जाता है फार्मेसी का। और अगर हम लोग बात करें कि आज के दिन में इंडिया में कौन कौन से एजुकेशन प्रोग्राम या फिर कोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, तो इंडिया में आज के दिन में हमें जो है हमारा डी फॉर्म देखने को मिलता है, बी फॉर्म हो गया, एम फॉर्म हो गया, एक हमारा एमएस फॉर्म हो गया। अब देखो एम फॉर्म, एमएस फॉर्म ये दोनों ही मास्टर डिग्री हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जो एमएस फॉर्म है ये थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा होता है। मतलब अगर आप लोग को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप लोग को अपना मास्टर जो है एमएस फॉर्म के थ्रू करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉर्म डी हो गया, तो ये हमारा प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो जाता है। और फार्मेसी की फील्ड में आप लोग पीएचडी तो कर ही सकते हो। तो ये सारे हमारे एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि आज के दिन में इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फार्मेसी एज अ कैरियर के बारे में, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि फार्मेसी की फील्ड में अगर आप लोगों को कैरियर बनाना है तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो वैसे तो ये टॉपिक हमारा एक बहुत ही डिटेल टॉपिक हो जाता है, जो कि ज्यादातर बच्चों को जानना ही होता है कि अगर जैसे आपने अगर अपना फार्मेसी में एडमिशन लिया है तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि आप लोग ये जानो कि आप लोग अब किस किस फील्ड में जा सकते हो, किस किस फील्ड में आप लोग अपना कैरियर बना सकते हो। तो देखिए वैसे तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक की तरह ही देखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को और भी डिटेल में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो एक सेपरेट वीडियो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि फार्मेसी अगर आप कर रहे हो तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन आप लोग के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन की तरह ज्यादा देखेंगे, बट फिर भी यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हर एक कैरियर ऑप्शन को थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है और आपके लिए कैसे सूटेबल हो सकता है। तो देखिए आप लोग को पता है फार्मेसी हमारी जो है एक प्रोफेशनल फील्ड है जहां पे हमारी क्या होती है, जो हमारी दवाएं हैं उनकी डिस्कवरी, दवाओं की खोज भी करी जाती है। जैसे आज के दिन में बहुत सारी नई नई दवाएं भी हमारी रेगुलर बेस पे बनती रहती हैं, उनकी डेवलपमेंट हो गया, उनका प्रोडक्शन हो गया, उनकी डिस्पेंसिंग मतलब पेशेंट को दवा देना हो गया, और दवाओं को कैसे प्रॉपर यूज करना, ये सारी चीजें हमारी फार्मेसी फील्ड के अंदर आ जाती हैं। नाउ बिकॉज मेडिसिन आर रिक्वायर्ड इन एवरी हेल्थ केयर सिस्टम, तो आपको पता है भाई मेडिसिन ही तो हेल्थ केयर सिस्टम की जान है। जैसे दवाएं ही तो पेशेंट को ठीक करती है ना। तो जब दवाएं इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी हमारी बहुत सारा एक डाइवर्स कैरियर ऑप्शन ऑफर करती है। मतलब जो फार्मेसी है उसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का कैरियर ऑप्शन है। सिर्फ फार्मेसी सुनते ही लोगों के दिमाग में यही आता है, फार्मेसी सुनते ही कि मेडिकल शॉप, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के दिन में फार्मेसी की फील्ड में हमारे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल, रिसर्च, एकेडमिक्स, सेल्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, इन सभी जगह हमें फार्मेसी में कैरियर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी को एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपने कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में। अब देखो कम्युनिटी फार्मासिस्ट ये हमारा सबसे बेसिक कैरियर ऑप्शन हो जाता है, जो कि हमारा हो जाता है सिंपल सा मेडिकल शॉप। जैसे मेडिकल शॉप अगर आप लोग यहाँ पे खोल के बैठ जाते हो तो वो हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट ही कहलाते हैं।
तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व्स गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो दवा का पर्चा लेता है, आप लोग को दवाएं देता है। तो सिंपल सा, जब आप लोग मेडिकल शॉप पे जाके दवा का पर्चा देके अपना दवा ले लेते हो, तो वहां पे जो पर्सन बैठा होता है वो बेसिकली एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है। दिस रोल इंक्लूड गाइडिंग देम ऑन हाउ टू टेक मेडिसिन सेफली। तो यहाँ पे देखिए, फार्मासिस्ट जब आप लोग दवा लेते हो तो ये भी तो बताता है ना कि दवा कब लेनी है, कितने टाइम लेनी है, ये सारी चीजें बताता है। द फार्मासिस्ट ऑल्सो हेल्प पेशेंट अंडरस्टैंड कॉमन साइड इफेक्ट। और यहाँ पे देखिए, फार्मासिस्ट जो है जनरली ये भी बताता है, और अगर नहीं बताता है उसको बताना चाहिए कि इस दवा के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे इस दवा को स्टोर करना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनको हमें स्पेशल स्टोर करना होता है, कि या तो हमें मतलब थोड़ा सा डार्क प्लेस में स्टोर करना है, तो वो सारी चीजें अगर हैं तो फार्मासिस्ट को बतानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करें तो देखिए, हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मासिस्ट है वो दो तीन तरीके से काम कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी है, जैसे मेडिकल शॉप है, तो वहां पे फार्मासिस्ट यहाँ पे क्या करता है, दवाओं को डिस्पेंस करता है, यानी दवाओं को पेशेंट को देता है। और उसके अलावा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जैसे कि रिकॉर्ड मैनेज करना हो गया पेशेंट का, तो ये सारी चीजें भी हमारी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मासिस्ट वर्क टू मेंटेन स्टॉक ऑफ एसेंशियल एंड इमरजेंसी ड्रग्स। तो यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो जरूरी दवाएं हैं जो कि कभी भी काम लग सकती हैं, उनका स्टॉक मेंटेन करना हो गया, डॉक्टर्स को सपोर्ट करना हो गया, नर्स को सपोर्ट करना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमारी फार्मासिस्ट के, देखिए जनरली क्या होता है, जनरली ऐसा मतलब थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है कि जो फार्मासिस्ट है उसी को दवाओं के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर या नर्स है, उनको भी दवाओं के रिलेटेड कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो उनको भी फार्मासिस्ट ही हेल्प करता है। अ मेजर पार्ट ऑफ वर्क इज हेल्पिंग रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स एंड इंप्रूविंग पेशेंट सेफ्टी। तो यहाँ पे क्या होता है, मेडिकेशन एरर रिड्यूस करना हो गया, पेशेंट सेफ्टी, ये सारी हमारी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल के अंदर आ जाती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात करें तो देखो, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और जो हमारा हमने पहला देखा था कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। मतलब बस डिफरेंस ये होता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट में क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है वो मेडिकल शॉप में दवाओं को तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे पेशेंट केयर में भी इन्वॉल्व होता है। मतलब क्लिनिकल फार्मेसी में दवाएं सिर्फ दी नहीं जाती हैं, बल्कि अगर मान लो पेशेंट को छोटी मोटी चोट है, ठीक है, वहां पे उसकी दवा पट्टी करना हो गया, इंजेक्शन देना हो गया, थोड़ी बहुत दवा खुद से भी बताना हो गया, ये सारी चीजें भी हमारी क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल के अंदर आ जाती है। इट इन्वॉल्व, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट रिव्यू करता है, ड्रग इंटरेक्शन एंड डोज एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद द रोल ऑल्सो इंक्लूड काउंसलिंग पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म डिजीज एंड प्रॉपर मेडिसिन यूज। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वही चीज हो गई कि मतलब जो हमारा रोल है, ठीक है, तो पेशेंट को काउंसलिंग करना, काउंसलिंग का मतलब वही हो गया कि पेशेंट को दवाओं के बारे में सारे इंफॉर्मेशन देना, उनको लॉन्ग टर्म यानी उनको बताना कि कैसे अगर कोई डिजीज है उसको लॉन्ग टर्म तक मैनेज करना है, प्रॉपर मेडिसिन का यूज कैसे करना है। और उसके बाद डॉक्टर्स को सपोर्ट करने का काम भी हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हो जाता है। मतलब कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमारे डॉक्टर्स वगैरह को भी सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री आप लोग को पता है एक मेजर सेक्टर हो जाता है। ज्यादातर लोग जो बीफॉर्म कर रहे होते हैं वो इंडस्ट्री को ही टारगेट कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री में आप देखिए आप लोग कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। इंडस्ट्री में आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, इन सभी डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर सकते हो। जैसे देखिए, प्रोडक्शन मतलब दवाओं की प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इसके अंदर क्या होता है कि दवाओं की क्वालिटी को चेक किया जाता है कि दवाएं जो हमारी बन रही है उनकी क्वालिटी बिल्कुल अश्योर है कि नहीं है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे हमारी नई दवाओं की रिसर्च और डेवलपमेंट चलती है, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग दवाओं को भी और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करना हो गया। रेगुलेटरी अफेयर्स, देखो ये हमारा वो डिपार्टमेंट होता है जो कि कह सकते हो इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे अगर कोई दवा मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उनके अंडर में ही वो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, है ना, तो उनको ध्यान रखना, तो वो सारा डिपार्टमेंट हमारा रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट हो जाता है। उसके बाद मेडिकल राइटिंग, जैसे दवाओं के बारे में जो भी हमारे कह सकते हो जनरल्स होते हैं या फिर दवाओं के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश होती रहती हैं, तो इसको भी हमारे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कर सकते हैं। और फार्माकोविजिलेंस, देखो फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है कि जब दवा मार्केट में एक बार चली गई तो मार्केट में जाने के बाद भी अगर दवा से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ध्यान रखने का काम, मतलब वहां पे भी उस पर नजर रखने का काम भी हमारे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का होता है। उसके बाद देखिए, इन दीज रोल्स द फार्मासिस्ट हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, दवाओं को बनाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी क्वालिटी प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो गया। द वर्क ऑल्सो इंक्लूड इंप्रूविंग, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है यानी कोई दवा अगर पहले से अवेलेबल है उसको भी अगर इंप्रूव किया जा सकता है तो उसको इंप्रूव करना, न्यू दवाओं को डेवलप करना, नेशनल और ग्लोबल रूल्स को फॉलो करते हुए चलना, ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के रोल के अंदर आ जाती हैं। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ऑफन वर्क, और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, जैसे
जैसे ये सारे जो डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, रेगुलेटरी अफेयर हो गया, ये सभी डिपार्टमेंट कोई अलग अलग थोड़ी हैं, ये सारे हमारे एक पार्ट होते हैं ना इंडस्ट्री का, ये सभी मिल के काम करते हैं। जैसे आप ये समझो, कोई दवा अगर प्रोडक्शन वाला बना रहा है तो बनाने के बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट कौन देखेगा? यही तो देखेंगे। तो अगर उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन किस काम का? और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्वालिटी कंट्रोल चेक किसका करेंगे? यानी ये सब आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये सभी टीम्स में मिलकर काम करते हैं ताकि जो मेडिसिन है वो सेफ, इफेक्टिव और स्टैंडर्ड को मीट करे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ये हमारा ज्यादातर लोग का पसंदीदा सेक्टर हो जाता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट में आप लोग यहाँ पे क्या क्या, सबसे पहला तो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर आ जाता है, जो कि काफी टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी वैकेंसी ही बहुत कम आती है, लेकिन फिलहाल के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। बट आप लोग के किस काम की है? आप लोग तो 4 साल बाद ग्रेजुएट हो गए। तो जैसे ड्रग इंस्पेक्टर एज अ ड्रग इंस्पेक्टर ज्वाइन करना हो गया। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, डिफेंस फार्मासिस्ट, और भी हमारे अदर पब्लिक सर्विसेज होते हैं, तो वहां पे आप लोग एज अ गवर्नमेंट प्रोफेशनल भी काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे हमारे रिसर्च सेंटर होते हैं, जैसे CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारा नाइपर होता है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो यहाँ पे भी आप लोग एज अ एनालिस्ट काम कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अगर अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि अपना खुद का कुछ बिजनेस बनाना हो गया। तो यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे खुद की अपनी जो है, सिंपल सी बात है कि खुद की जो रिटेल या होलसेल फार्मेसी बिजनेस है, जैसे कि अपना देखो, अगर कोई खुद का मेडिकल शॉप भी खोल रहा है तो वो भी एक टाइप का मतलब खुद का बिजनेस ही हो गया, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही है, छोटा मोटा। और यहाँ पे आप लोग बड़ा भी बना सकते हो। जैसे अगर आप लोग के पास पैसा है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग एक स्मॉल या फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा द वर्क ऑल्सो इंक्लूड क्रिएटिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स और हर्बल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने हर्बल प्रोडक्ट बना सकते हो, न्यूट्रास्यूटिकल्स बना सकते हो। और मैंने एंटरप्रेन्योर, और यहाँ पे जैसे बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी सर्विसेज यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के दिन में हमारा बहुत सारे, जैसे फार्मेजी एक बहुत ही फेमस है, और भी है कुछ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर आपको पता है आज के दिन में क्या होता है, आज के दिन में बहुत सारी दवाएं ऑनलाइन भी देखने को मिल जाती हैं, ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म भी हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भी हमारा इसी के अंदर आ जाता है। एकेडमिक्स एंड टीचिंग्स की बात करें तो देखिए, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ मान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है टीचिंग। तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स टीचिंग बी फॉर्म और एम फॉर्म स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग हायर स्टडीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट करके एक टीचर, एज अ टीचर भी ज्वाइन कर सकते हो। इन दिस रोल यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स यहाँ पे लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिकल्स देखते हैं, एग्जाम रिलेटेड टास्क को देखते हैं। द वर्क ऑल्सो कवर गाइडिंग स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्लिनिकल रिसर्च एंड CRO सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, क्लिनिकल रिसर्च का मतलब होता है कि जब हम लोग यहाँ पे कोई दवा बनाते हैं तो अगर हम लोग उसकी टेस्टिंग ह्यूमंस पे करते हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च। और CRO का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, आप ये समझिए कि ये भी बेसिकली एक रिसर्च का काम है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स वर्किंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स एज अ CRA। देखो, CRA का मतलब होता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, और क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है कि देखो, सिंपली समझो, अभी इसको बहुत डिटेल में आने वाले सेमेस्टर में देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है जब भी हम लोग दवाओं को अपने ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो इन दीज जॉब्स द फार्मासिस्ट चेक्स वेदर ट्रायल फॉलोज रूल्स। तो जब भी हम लोग यहाँ पे किसी ह्यूमन के ऊपर, जैसे जब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इंसान हो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टेस्टिंग एनिमल्स पे की जाती है। अब हालांकि आज के दिन में बंद करी जा रही है, बट मान लीजिए कि कोई दवा अपने फाइनल स्टेज में बन चुकी है बिल्कुल, और उसकी जब हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करने वाले ह्यूमंस पे, तो बहुत सारी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती है। तो उन सभी चीजों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजों को भी चेक हमारा कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। द रोल ऑल्सो इंक्लूड कलेक्टिंग, मैनेजिंग एंड रिव्यूइंग पेशेंट डाटा, ठीक है। तो पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना होगा, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फार्मा मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो ये भी हमारा फार्मेसी की फील्ड में एक बहुत ही कह सकते हो, मतलब बहुत ही फेमस कैरियर हो जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे कि हमारा MR हो गया, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी होती है, जैसे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा मैनकाइंड हो गया, सन फार्मा हो गया, तो इन सबकी जो दवाएं हैं, ठीक है, तो उनको लेके जाना, ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर्स को प्रमोट करना, तो ये सारा काम हमारा कौन करता है, हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो बेसिकली जो MR होते हैं, इन दिस पोजीशन द फार्मासिस्ट बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड प्रमोट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करते हैं।
और इसके अलावा देखिए इस जॉब में क्या होता है कि हमारे सीएल टारगेट्स वगैरह होते हैं। जैसे अगर आप एमआर की जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ मंथली टारगेट मिलता है, उसको अचीव करना रहता है। फील्ड एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना हो गया। और वहाँ पे देखिए जब जैसे जैसे इस फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आप लोग यहाँ पे एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, इन सब पोस्ट पे भी यहाँ पे प्रमोट हो सकते हो। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ न्यू एंड ग्रोइंग फार्मेसी फील्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है आज के दिन में एआई का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एआई, कंप्यूटर्स और मॉडलिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं अपने ड्रग डिस्कवरी में। ठीक है, मतलब जैसे ड्रग डिस्कवरी में क्या होता है, जैसे देखो कोई भी नई दवा जब डिस्कवर करी जाती है, ठीक है, तो उस नई दवा को स्टार्टिंग में जो टेस्टिंग होती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज के दिन में एआई, कंप्यूटर्स और मॉडलिंग टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि ड्रग डिस्कवरी कैसे होती है, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट आप लोग सिंपली समझो कि आज के दिन में एआई, कंप्यूटर्स और इन सब का यूज करके हम लोग ड्रग डिस्कवरी में कह सकते हो बहुत ही तेजी से ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस को कर सकते हैं। बाकी इन दिस फील्ड फार्मासिस्ट एनालाइज हेल्थ डाटा, और हेल्थ डाटा को एनालाइज करना हो गया हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे वर्किंग इन प्रोफेशनल पर्सनलाइज मेडिसिन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, ठीक है, तो जेनेटिक के बेस में यहाँ पे पर्सनलाइज मेडिसिन को तैयार करना। तो वहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जैसे किसी पर्सन के किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे कोई दवा तैयार करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा पर्सनलाइज मेडिसिन हो गया, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी न्यू एंड ग्रोइंग फार्मेसी फील्ड के अंदर आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा अपने कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड फार्मेसी एज ए कैरियर को। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। एंड देखिए अगर आप लोग को चीजें समझ में आई हैं तो अब आप लोग को स्क्रीन पे 4 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। इन चारों का आंसर आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। तो सबसे पहला एमसीक्यू आ जाता है हमारा, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो किसने यहाँ पे बंगाल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क को एस्टेब्लिश किया था, इसका आंसर आप लोग को बताना है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू हमारा आता है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर। तो जो पीसीआई है वो किस एक्ट के अंदर बनाई गई थी, तो इसको आप लोग को बताना है। उसके बाद अब फार्मासिस्ट, अगर कोई फार्मासिस्ट यहाँ पे हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है तो वो किस काम के साथ मेनली डील करता है, इसको भी आप लोग को कमेंट में बताना है। और उसके बाद आफ्टर बी फॉर्म, अगर मान लीजिए बी फॉर्म के बाद आप लोग को रिसर्च में जाना है तो आप लोगों को किस कोर्स को जो है ऑप्ट करना चाहिए, फिर कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है, तो ये भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है, इससे आप लोग का भी बहुत फायदा होगा। और बाकी देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड हाँ, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।